हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज इस चैप्टर का आखिरी ट्यूटोरियल है, तो फटाफट मैं बता देता हूं आज हम किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम केमिकल ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और नॉर्मल दूसरे जो ट्रेंड्स हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है आज का ट्यूटोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 रिएक्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 हैं आप देख पा रहे हो? 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन एंड 4 रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन दे रखे हैं और मुझे ऑप्शंस के अंदर इनके डेल्टा एच को कंपेयर करने के लिए बोल रखा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, ये जो चारों रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन वाले रिएक्शन हैं। इलेक्ट्रॉन हर रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के अंदर पाया जा रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के रिएक्शन है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ O- है। कैन यू कंपेयर फ्लोरीन एंड क्लोरीन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माई लेक्चर में डिस्कस्ड है ये। फ्लोरीन क्लोरीन में अगर मैं आपसे पूछूं लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों मतलब होता है लव फॉर इलेक्ट्रॉन, किसकी ज्यादा है? द आंसर इज क्लोरीन। वैसे छोटे एटम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने देखा था जो छोटा एटम होता है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो न्यूक्लियस के पास ऐड होता है, इसलिए छोटा एटम की ज्यादा होनी चाहिए लव फॉर इलेक्ट्रॉन। बिकॉज नेगेटिव को आप न्यूक्लियस के ज्यादा पास ले आए ना, तो ज्यादा अच्छी बात है। बट यहां पे फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है। काफी छोटा होने का मतलब है कि अब आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके कारण बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी पिक्चर में आ जाएंगी। तो बेसिकली फीलिंग ऐसी है कि जैसे मैं खाना खाता हूं और मेरे को खाना तो अच्छा लग रहा है लेकिन मेरा पेट खराब हो गया है। बिल्कुल वही फीलिंग है कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन तो अच्छा लगता है ना, खाने का मन है उसका, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन खाया वैसे ही उसके अंदर बहुत सारी रिपल्शंस पैदा हो गई, जिसे आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बोलते हो। ठीक है, उन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण फ्लोरीन अनस्टेबल हो जाता है, उसका लव फॉर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसलिए क्लोरीन फ्लोरीन में से ज्यादा क्लोरीन है। आपको और एक चीज बता दूं, व्हाट अबाउट अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ O- की कंपेयर करूं, ऑक्सीजन और O- की कंपेयर करूं, तो भी आपको आंसर समझ आ रहा होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O- से तो ज्यादा ही होगी। आपको इलेक्ट्रॉन खिलाना है, एक न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओ और दूसरी तरफ एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को इलेक्ट्रॉन खिलाओ। अगर किसी पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो एक और इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो इसके पास जाने से रिपेल करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा O- से। तो बस अब इन दोनों ट्रेंड्स को मुझे कंबाइन करना है, तो मैं एक और चीज बता देता हूं। फ्लोरीन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, ये एक फैक्ट की तरह हम याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज काफी कम होती हैं। तो यहां पे एक नोट की तरह लिखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। मतलब मैं जेई एडवांस के बैचेस जब लेता हूं तो उसके अंदर ये जरूर लिखवाता हूं, तो आप भी लिख लो कि नोट क्या है। नोट बस ये है कि फ्लोरीन के अलावा यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप एंड सिमिलरली नाइट्रोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप। काफी स्पेशल केसेस हैं। ये दो ऐसे एटम है जिनको देख के लगता है कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन खाना प्रेफर करेंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खाना प्रेफर करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खाना प्रेफर करेगा, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन खाना चाहिए इनको, बट नहीं होता ऐसा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन
इनको इलेक्ट्रॉन खिलाने में बहुत मेहनत लग जाती है, इनका लव फॉर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है बच्चों। क्यों कम है? रीजन वही है कि छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण अगर मैं इन दोनों ट्रेंड्स को कंबाइन कर लूं तो Cl FO माइनस, ये किसका ट्रेंड है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। ऑलराइट, एक और चीज आपको पता होगी, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है बच्चों, ये रामबाण है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे रिलेट किया गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ना एक रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन ऐसा दिखता है कि किसी भी एक एटम को, जैसे क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन खिला के क्लोरीन माइनस बना दिया गया। यहां पे क्लोरीन गैस लेना है, Cl माइनस भी गैस बनेगी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। इस तरीके से लिखते हैं इसे कि ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिएक्शन। इसमें जो भी एनर्जी का चेंज आएगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। इस रिएक्शन को करने के लिए जो भी एनर्जी का चेंज होगा, एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में थोड़ी बहुत, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, एनर्जी रिलीज होती है। कभी भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो न्यूट्रल एटम में तो एनर्जी जनरली रिलीज होती है। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके आ रहे हो, न्यूक्लियस के पास लेके आ रहे हो, तो जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको समझ आ गया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर किसी का लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मान लेते हैं क्लोरीन का लव फॉर इलेक्ट्रॉन यहां पे सबसे ज्यादा है, दैट मींस क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खाएगा ना तो क्लोरीन बहुत खुश होगा, और अपनी खुशी का इजहार कैसे करेगा? एनर्जी रिलीज करके करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो खुद स्टेबल हो जाएगा ना, वही बात हो रही है। ओके, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आ गया तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूं, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, इनफैक्ट इसमें से एक ऐसी स्पीशीज है जिसको इलेक्ट्रॉन खिलाना बहुत मुश्किल है। कौन सी है? O माइनस। इसकी इनफैक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाने में एनर्जी खर्च हो जाती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यही है ना कि जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इस पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ गई, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ आ रही है? तो आइए जरा यहां पे ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स मतलब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है। अच्छा बच्चों, क्लोरीन का कौन सा रिएक्शन है? थर्ड वाला, तो इसका डेल्टा H3 है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। यहां पे जहां पे मैंने ऑर्डर लिखा था, यहां पे डेल्टा H लिख रहा हूं जो जो गिवन है हमें। फ्लोरीन के लिए लिखेंगे डेल्टा H2, ऑक्सीजन के लिए डेल्टा H1 एंड इसके लिए डेल्टा H4। ऑप्शंस क्या कहती हैं? ऑप्शंस कहती हैं कि डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड 2। 3 इज मोर नेगेटिव देन 1 एंड 2। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, देखो तसल्ली से देखो। डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव, यही तो हमने पढ़ा है अभी। डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। अगला, डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, ये भी अभी पढ़ा है, देख लो ना, ट्रेंड देख लो। अगला, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 आर नेगेटिव while
डेल्टा H4 इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक यही पड़ा कि जो फोर्थ वाला है डेल्टा H4 है उसमें इलेक्ट्रॉन खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज नेगेटिव को नेगेटिव के पास ला रहे हो बच्चों, एनर्जी खर्च हो जाएगी, पक्की बात है एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। इसमें अगला ऑप्शन डेल्टा H1 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव, ये गलत हो गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी थी, मल्टीपल करेक्ट था, इसका आंसर है ए, बी एंड सी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इतना इक्वली अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द ऑर्डर O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस। तो सबसे पहले तो ये चारों स्पीशीज को लिख लिया जाए, एक ऑक्सीजन 2 माइनस है, एक फ्लोरीन माइनस है, एक Na प्लस है, एक Mg2 प्लस है। इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का बच्चों 11 होता है, मैग्नीशियम का बच्चों 12 होता है। अब यहां पे मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपसे पूछने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछने हो, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो लो जी लिख दिए सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर मुझे आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछने हो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 8 तो पहले से होंगे ही, बिकॉज एटम को न्यूट्रल रखना है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, और 2 माइनस का चार्ज एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो 8 प्लस 2, प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं, 8 पहले से थे, 2 एक्स्ट्रा, तो आंसर इज 10। इसमें भी सेम लॉजिक से 9 प्लस 1 करेंगे तो 10। इसमें एक का लॉस हुआ है बच्चों, आप यहां पे चार्ज चेक कीजिए, Na प्लस पे चार्ज +1 का है, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है, लॉस हो रखा है तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ कैसे चलना चाहिए, 11 माइनस 1, बिकॉज लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो 10। सिमिलरली 12 माइनस 2, अगेन द आंसर इज 10। ऑल दीज 4 आर व्हाट बच्चों, ऑल दीज 4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, मैं छोटे छोटे एक दो सवाल पूछूंगा, आप सोच के अपने मन के अंदर आंसर ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि मुझे एक चीज बताओ, लव फॉर इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होगा, दैट मीन्स मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। अब यहां पे सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा भूखा होगा, ऑब्वियसली। अब यहां पे देखिए O2 माइनस है, क्या आपको लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, नहीं, इसका पेट भरा हुआ है, पेट फट रहा है, O2 माइनस ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खा के बैठा है, ये सबसे ज्यादा भूखा कौन लग रहा है, तो सीधे सीधे नजर जा रही होगी Mg2 प्लस पे। Mg2 प्लस सबसे ज्यादा भूखा लग रहा है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाए जाएंगे तो ये Mg बनेगा, ऐसा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा भूखा कौन है, Mg2 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से यहां अगर देखा जाए तो इंक्रीजेस, बात समझ आ रही है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर मैं आपसे पूछूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ किस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका पेट खाली है, उससे आप खाना नहीं छीन सकते, जिसका पेट भरा हुआ है उससे आप खाना छीन सकते हो, वो वाली फीलिंग है। इसमें सबसे ज्यादा पेट खाली किसका दिख रहा है, Mg2 प्लस का, ठीक है, उस पे 2 प्लस का चार्ज है, दैट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, तो आप उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहेगा, ये भी इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा यहां पे Mg2 प्लस की सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, बात समझ आ रही है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हैं कि ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि उस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है,
तो यहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है Mg2+ की के लिए, तभी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों को लेके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए साइज का ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, साइज के ऑर्डर के लिए मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसे। जिनको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, प्लीज आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उससे आपको जेड इफेक्टिव का आइडिया लग जाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियस के कारण जो बाहर चार्ज ऑब्जर्व हो रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंसाइज में बता देता हूं, डिटेल के लिए आप लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, यहां पे है न्यूक्लियस, यहां पे है इनर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे है बच्चों आउटर इलेक्ट्रॉन। थोड़ा जेड इफेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा फटाफट शॉर्ट में, ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियस ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये सबको क्लियर है? न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो लाल रंग वाले हैं, वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिपल्शन कर रहे हैं ना, इसको बच्चों बोलते हैं शील्डिंग। ये जो रेड लाइंस है ना, ये शील्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे शील्ड कर रहे हैं, शील्ड से धक्का लगा रहे हैं बाहर की तरफ। ओके, शील्डिंग जो होता है उसका एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, विच इज सिग्मा। मतलब इस शील्डिंग को क्वांटिफाई करता है ये कांस्टेंट। क्वांटिफाई मतलब एक वैल्यू देता है। शील्डिंग को वैल्यू कौन देता है? शील्डिंग कांस्टेंट। जितनी ज्यादा शील्डिंग हो रही होगी अंदर से, जितना ज्यादा धक्का लग रहा होगा, उतना ज्यादा इस शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पे कौन सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू जेड से हो रही है अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? जेड, और सिग्मा से हो रही है रिपल्शन, तो जेड माइनस सिग्मा, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतना इफेक्टिव चार्ज फील कर रहा होगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ अट्रैक्शन हो रही है, कुछ रिपल्शन हो रही है, तो अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, कुछ नेट अट्रैक्शन बच जाती है ना, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। गाइज व्हाट विल हैपन अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा? व्हाट विल हैपन अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा? तो ऑटोमेटिकली बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा तो एटम का साइज बच्चों छोटा हो जाएगा। तो यहां पे वही लॉजिक यूज हो रहा है। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके बराबर है? हाँ नाम है, सोचो अपने दिमाग के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबके अंदर ये शील्डिंग बराबर होगी? बिल्कुल, सबके अंदर शील्डिंग बराबर होगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। लेकिन जिसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हैं, किसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है? Mg2+ के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसका साइज छोटा होगा। तो यहां से यहां जाते हैं तो साइज डिक्रीजेस एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बिकॉज प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, तो जेड बढ़ रहा है, सिग्मा सेम है, जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, सिग्मा सेम है, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। मैथमेटिकली सोच लो, दोबारा से बोल रहा हूं, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो शील्डिंग कांस्टेंट सेम आएगा सबका। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है तो मतलब जेड माइनस सम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा है ना दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ए, सी एंड डी। बढ़िया सवाल था, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ये और इससे पहले वाला, ये जैसे क्वेश्चंस हैं, ये जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेंस के नहीं, एडवांस लेवल के। मेंस में बहुत आसान आते हैं, तो परेशान नहीं होना। ये मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जेईई के
पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये सवाल नहीं लगना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए यार ये तो पता था मुझे, कोई नई बात बताओ। ठीक है, रीजन हम देख लेते हैं, बट ये पता होना चाहिए था पहले से ही। आपको क्या बोला हुआ है, लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है लेड +4 से, बट टिन +4 ज्यादा स्टेबल होता है टिन +2 से। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, इसका रीजन होता है ड्यू टू, इट हैपेंस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं, मैंने ये ऑलरेडी अपने लेक्चर में समझा रखा है, तो अगर आप लेक्चर देख लोगे तो डिटेल में समझ लोगे, यहां पे थोड़ा कंसाइज वे में फटाफट समझाऊंगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए मुझे एक दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, आइए मेरे साथ लिखिए। दिस इज ग्रुप नंबर 14 की बातें चल रही हैं, है ना। कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर टिन है, लेड है। याद कैसे रखना है, काशी गए SN प्रभाकर, मैं ऐसे याद रखता हूं, आप कुछ और तरीका यूज कर सकते हो। तो एनीवेज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 एलिमेंट लिखे हैं मैंने। आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट इज 2s2 2p2। सिलिकॉन की क्या होगी, 3s2 3p2। जर्मेनियम की 4s2 4p2। टिन की 5s2 5p2। लेड की 6s2 6p2। यही तो खासियत है ग्रुप में होने की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी रहती है। अच्छा बच्चों, कार्बन पीरियड 2 का एलिमेंट है, यहां पे मैं पीरियड भी मेंशन कर रहा हूं। सिलिकॉन पीरियड 3 का, जर्मेनियम पीरियड 4 का, ऐसे नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या डी और एफ आते हैं, डी ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल्स नहीं आते। अब पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए कार्बन की, कोई डी एफ नहीं आएगा। सिलिकॉन में भी सेम ही हिसाब किताब है, सिलिकॉन में भी कोई डी नहीं कोई एफ नहीं, ठीक है ना। कार्बन में है ना सिलिकॉन में। जर्मेनियम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4s2 4p2, 4s2 के बाद 3d10 होता है, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहां बीच में 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, यहां पे 3d आएगा, मतलब जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3d भरा होता है, 3d10 आता ना। टिन की कॉन्फ़िगरेशन में, टिन की कॉन्फ़िगरेशन में 3d के नीचे क्या होता है बच्चों, 4d, तो 4d तो आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा और कोई आएगा नहीं, बस 4d आएगा, f नहीं आता है इसके अंदर भी, इसके अंदर 4d आता है। लेड के अंदर दोस्तों, लेड के अंदर सबसे अमेजिंग केस होता है, इसमें 5d10 आता है, लेकिन यहां पे 4f14 भी आता है। यहां तक ठीक है बच्चों, अभी तक तो मैंने सवाल करना स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तक तो सिर्फ वो कहते हैं ना व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं, FYI, ये पता होना चाहिए था, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा मैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, किसके अंदर कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब चीजों की नॉलेज चाहिए इसका आंसर देने के लिए। चलिए, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब बनेगी सिलिकॉन की, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन की टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, मैंने पूरी लिख दी। चलो, जब मैं सिलिकॉन से बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो ये सिलिकॉन +4 बन जाएगा। सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये सिलिकॉन 4+ बन जाएगा। तो अब सिलिकॉन 4+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सिलिकॉन 4+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो आपको भी होनी चाहिए। क्यों इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये प्रॉपर फुल्ली फिल्ड जो है सबशेल है आपका, 2s भी पूरा फिल्ड है और 2p भी फुल्ली फिल्ड है। जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं। आपसे मैंने डिस्कस किया हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, ये दो लॉजिक लगते हैं, एक हाफ फिल्ड वाली काफी स्टेबल होती है, एक फुल्ली फिल्ड वाली काफी स्टेबल होती है। आपके सामने फुल्ली फिल्ड का एग्जांपल है अभी।
इसीलिए जो इन सब की +4 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है बच्चों, बाय डिफॉल्ट स्टेबल होती है। तो टिन की +4 की ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए +2 से, रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फुल्ली फिल्ड सबशेल, फुल्ली फिल्ड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, फुल्ली फिल्ड सबशेल। बात समझ आ रही है? तो टिन की 4+2+ से ज्यादा स्टेबल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बस ये बताना रह गया है छोटी सी बात कि लेड +2 जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, लेड +4 से। अब ये बताना रह गया, ये काफी स्पेशल केस है और इसी का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं बताऊंगा कैसे। एक स्टेटमेंट लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर, जब जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखोगे ना वैसे वैसे घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले सबशेल्स के अंदर, अंदर वाले सबशेल्स के अंदर जैसे 4th और 5th 4f प्रेजेंट है, 5d प्रेजेंट है लेड के अंदर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर d एंड f इलेक्ट्रॉन्स there is poor shielding, there is poor shielding। जो d और f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो d और f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, वो डिस्पर्स्ड होते हैं। d और f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब फैले फैले से होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, जिसके कारण वो डिस्ट्रीब्यूटेड से रहते हैं, जिसके कारण वो इतनी ज्यादा रिपल्शन पोज नहीं कर पाते, वो धक्का नहीं लगा पाते, ठीक है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं लगा पाते, रिपल्शंस कम हो जाती हैं। अंदर अगर, दोबारा से बोल रहा हूं, अंदर अगर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज वो थोड़े डिस्पर्स्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो धक्का अच्छे से लगाते, रिपल्शंस अच्छे से क्रिएट करते हैं। लेकिन ये डिस्पर्स्ड है, जिसके कारण ये धक्का अच्छे से नहीं लगा रहे, रिपल्शन सिस्टम में कम हो गई, अट्रैक्शन सिस्टम में ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको भी बताया था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू अगर कम हो गई, यहां पे ध्यान से देखेंगे, सिग्मा की वैल्यू अगर कम हो गई तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखें, इंक्रीज। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। मोर अट्रैक्शन is observed on outermost shell। outermost shell है जो, उस पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव अपना बढ़ गया है, जिसके कारण बाहर वाला जो शेल है उस पे अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा फील हो रही हैं। ज्यादा फील हो रही है तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप, कि बाहर वाला जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहां पे 6s2 इलेक्ट्रॉन्स फील्स मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, हेंस बिहेव्स एज, कैसे बिहेव करते हैं, इनर्ट पेयर, डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। doesn't take part in chemical reaction। अब समझ आया नहीं आया कि ये जो लेड के ऊपर, लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लेड के जो 6s2 वाला है ये थोड़ा अट्रैक्टेड फील करता है न्यूक्लियस की तरफ, बिकॉज Z इफेक्टिव बढ़ चुका है तो ये अट्रैक्टेड फील कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, तो ये
रिएक्शंस में इन्वॉल्व करना बंद कर देता है, कम हो जाता है। इसीलिए रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है बच्चों? सिर्फ 6p2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो 2+ की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 4+। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक है, आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज आएगा, स्पेशली पी ब्लॉक। ओके, तो अगर पी ब्लॉक अच्छे से करना है तो ये लॉजिक तो देखो दोस्तों पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। इसमें से किसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आप यहाँ पे सीधे सीधे चार्ज से रिलेट करेंगे, किस पे चार्ज +1 का नहीं आता। अच्छा, किसी से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए किसी भी x और y एटम के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूं। इट इज अ हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम। अब जैसे हाइपोथेटिकल का एग्जांपल देता हूं यहां पे कि x और y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। जनरली नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड कोवेलेंट होता है, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में बॉन्ड आयनिक होता है। तो x और y के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लेते हैं x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा भूखा है, ज्यादा भूखा है मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बच्चों, ये x की तरफ आ जाता है, जिसके कारण x पे पार्शियल नेगेटिव, y पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां पे कंप्लीट ब्रेकेज तो हुई नहीं, लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर दोगे तो आप ये मानते हुए चलोगे कि अगर ये बॉन्ड टूटता, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर ये बॉन्ड टूटता, x और y के बीच का बॉन्ड टूटता, तो किस तरफ टूटता? ऑब्वियसली x की तरफ टूटता, बिकॉज x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो x को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता, y को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता। तो x को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 आ जाएगा। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, y की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इस तरीके से आंसर देते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें से एक एटम फ्लोरीन होगा, दूसरा कोई भी हो जाए, फ्लोरीन आपको पता है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in the whole periodic table, most electronegative atom in periodic table। मैंने एक ऑर्डर आपको याद दिलाया था, FONCl, these are the top 4 electronegative atoms। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर ट्यूटोरियल में, हर क्लास में आपको यह ऑर्डर तो बता ही रहा हूं। FONCl, these are the top 4 electronegative atoms। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का बाप तो कोई नहीं है ना, फ्लोरीन सबका बाप है। तो X कोई भी हो, इट कैन बी एनी XYZ, कोई भी एटम हो, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेगा? फ्लोरीन की तरफ, बिकॉज वो सबका बाप है। ऑक्सीजन के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। बट अगर ऑक्सीजन ऐसे ही फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है, OF2 नाम का भी एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेंगे। लेकिन फ्लोरीन के लिए मैं जरूर बोल सकता हूं कि इसका कोई और बाप नहीं है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन विल ऑलवेज बी -1, इट कैन नेवर बी +1। इससे कोई छीन नहीं सकता। इसका आंसर बच्चों ए होगा। ओके, बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तो यहां पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये भी हमने क्लास में बताया है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बीच में होता है, डायगोनली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कैसे बता देता हूं, जैसे पीरियड 2 एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। पीरियड 3 एलिमेंट्स, ठीक है, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम,
बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करता, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डायगोनली दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ मैच करती है। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, सिमिलरली बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच करती है, बोरॉन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ मैच करती है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्लियर कट आंसर आपको सी दिखाई दे रहा है। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं लिथियम मैग्नीशियम की, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 4 जरूर चेक कर लीजिए। उसमें मैंने डायगोनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। लेक्चर के एंड की तरफ मैंने डायगोनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन अटेंड दैट। तो आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा। ये रीजनिंग वगैरह भी मैंने डिस्कस की है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन है, x से x प्लस में जाना है, मतलब किसकी बात हो रही है यहां पे? गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हो, दिस इज बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और मैंने आपको बताया इट इज जनरली एनर्जी रिक्वायर्ड। कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एटम से, आप एटम से इलेक्ट्रॉन को छीनना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कितनी रिक्वायर्ड है यहां पे लिखी हुई है। ओके, यहां तक समझ आ रहा है यार? ये जो एनर्जी होती है ना, पर मोल होती है। दैट मीन्स इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं कि 720 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कि कितना रिएक्शन हो जाए, 1 मोल एक्स रिएक्ट करे। इस रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल एक्स को रिएक्ट करने के लिए मतलब 1 मोल एक्स से आपको इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए इतने किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये एटॉमिक वेट भी आपको दिया हुआ है 7 ग्राम्स पर मोल, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे कि 720 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल का मतलब होता है बच्चों 7 ग्राम्स। ठीक है, तो 7 ग्राम के लिए 720 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहीं पे मैं 1 ग्राम के लिए निकालूंगा, तो 1 ग्राम के निकालने के लिए 720 डिवाइडेड बाय 7 करेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड है कि नहीं है? और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा कितना गया है, कितने मिलीग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग 110, मतलब इट इज इक्वल टू 0.11 ग्राम। तो 0.11 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो यूनिटरी मेथड सिंपल लिखाओगे 720 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 0.11 किलो जूल। ये आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे 11.3 किलो जूल आएगा और ऑप्शन सी मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस मुझे ये पता होना चाहिए था कि देखो ये यूनिट्स जो दे रखे हैं ये पर मोल दे रखे हैं, ठीक है, और मुझे मोल पता होना चाहिए, 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है वो पता होनी चाहिए, और 1 मोल का वेट यहां पे दिया हुआ है उसको यूज करना है। दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आ गई है इस क्वेश्चन के अंदर। पीरियोडिक के क्वेश्चंस में जनरली कैलकुलेशन नहीं आती, अच्छा सवाल माना जाएगा। ओके गाइस, तो आज हम अपने ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने काफ़ी सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए, मेंस लेवल के क्वेश्चंस किए, मिक्स्ड वैरायटी थी, टेक्निकल चीज़ें पढ़ी काफ़ी सारी, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो गाइज इस ट्यूटोरियल को अगर आपने थॉरली एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। अगली क्लास के अंदर हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अगले चैप्टर को फिर से एकदम अच्छे से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय।